नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक है कुरुक्षेत्र सीट। महारथियों के साथ संबंधित राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी सियासी महाभारत पर टिकी हुई हैं। 1977 में अस्तित्व में आई कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इस बार हॉट सीटों में से एक है। दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस पहली बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बात अगर लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव के इस रण में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया और ये पहली बार ही है कि कांग्रेस के दबदबे वाली सीट अब आपके खाते में है। अब तक हुए 12 लोकसभा चुनावों में यहां कांग्रेस का ही दबदबा नजर आता था। इतना ही नहीं, जब ये सीट कैथल लोकसभा क्षेत्र में थी तब भी कांग्रेस को ही लगातार तवज्जो मिली है। 1957 में मूलचंद जैन, 1962 में देवदत्त पुरी और उनके बाद 1967 एवं 1971 में गुलजारी लाल नंदा इस क्षेत्र से सांसद बने थे। लेकिन 2014 की मोदी लहर के बाद जो असर संपूर्ण भारत में नजर आया वो कुरुक्षेत्र में भी था। तो आइए जरा इस लोकसभा क्षेत्र में होने वाले दिलचस्प मुकाबले पे नजर डालते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि कौन सी पार्टी की ओर से कौन चुनावी योद्धा कुरुक्षेत्र रणभूमि में है। कांग्रेस और आपके इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता, भाजपा से नवीन जिंदल, इनेलो से अभय सिंह चौटाला, जजपा से पालाराम सैनी। कुरुक्षेत्र में कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं, यानी ये पढ़ा लिखा इलाका है। बावजूद इसके जातीय समीकरण हावी है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र का जातीय गणित। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में लगभग 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 8,42,801 है, तो वही महिला मतदाता 7,74,519 है। इसके साथ ही कुल मतदाता 16,57,335 है। इनमें सबसे अधिक जाट मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जाट मतदाता कुल प्रतिशत का 14% है और इसके साथ ही 4% जट सिख मतदाता है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं की संख्या 8% है। पंजाबी समुदाय के 6% मतदाता हैं, जबकि अग्रवाल समुदाय के 5% मतदाता है। रोड मतदाताओं की संख्या 3% है तथा सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 0.5% है। इसी प्रकार ईसाई मतदाताओं की संख्या 0.5% है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.5% है। कौन है सुशील गुप्ता? मूल रूप से जींद के शामलो कला के रहने वाले सुशील गुप्ता की शुरू से ही पढ़ाई में रुचि थी। कांग्रेस के जरिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। गुप्ता कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर। पेशे से एक व्यवसायी, गुप्ता ने BCom, MBA, DLit और LLB की डिग्री हासिल की है। 63 वर्षीय गुप्ता पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 1 मई 1961 को जन्मे गुप्ता ने 2013 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर मोती नगर सीट से लड़ा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। 2013 में 164 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो दिल्ली के दूसरे सबसे अमीर विधायक उम्मीदवार थे। 2015 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। 8 जनवरी 2018 को आपने 3 उम्मीदवार के साथ राज्यसभा में एंट्री मारी थी, जिसमें सुशील गुप्ता एक थे। गुप्ता 6 साल तक दिल्ली से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। आपने गुप्ता को पिछले साल ही पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान के ससुराल भी कुरुक्षेत्र के पेहवा में है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि इस सीट पर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। कौन है नवीन जिंदल? हरियाणा की राजनीति में एक कहावत काफी मशहूर है, आया राम गया राम। हरियाणवी इसका मतलब बखूबी जानते भी हैं, लेकिन जो हरियाणवी नहीं जानते उनको बता दें कि इसका मतलब दल बदलू नेताओं के लिए होता है, यानी वो नेता जो चुनाव से ठीक पहले मौजूदा पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए पार्टी बदलकर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इनमें से एक है नवीन जिंदल। भाजपा में शामिल होने के कुछ देर बाद ही उन्हें अपने दबदबे वाली धर्म क्षेत्र से टिकट मिल गई। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सियासी सफर पर। उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हुआ था। जिंदल ने अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। 54 वर्षीय जिंदल का हरियाणा की राजनीति में बड़ा मुकाम है। वो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के मशहूर उद्योगपतियों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल परिवार की नेटवर्थ 2,12,000 करोड़ रुपए के करीब है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नवीन और उनकी पत्नी की संपत्ति करीब 1,000 करोड़ रुपए है। जिंदल की मां और जिंदल परिवार की हेड सावित्री जिंदल भारत की
सबसे अमीर महिला है। जिंदल का राजनीति से नाता कम उम्र में ही जुड़ गया था। वो छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। अमेरिका में स्नातकोत्तर करने के बाद जिंदल भारत लौट आए और राजनीतिक मामलों में अपने पिता की सहायता करने लगे। जिंदल कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं। साल 2004 और 2009 में 2014 में मोदी लहर का असर कुरुक्षेत्र पर भी हुआ था और वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने सियासत से दूरी बना ली। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जिंदल का विवादों से भी अच्छा खासा नाता रहा है। जिंदल पर कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप भी लगे थे। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मार्च में भाजपा में शामिल होने के बाद अपने दबदबे वाली सीट से वो मैदान में उतरे हैं। कौन है अभय सिंह चौटाला? राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदने के लिए इनेलो ने अपने सबसे दमदार रणबांकुरे को उतारा है। 14 फरवरी 1963 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर जन्मे अभय चौटाला का सियासी जीवन मानो बचपन में ही शुरू हो गया था। बाकी 2 उम्मीदवारों से 61 वर्षीय अभय चौटाला कितने दमदार और मजबूत हैं, आइए जानते हैं। राजनेताओं के परिवार में जन्मे चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर और फिर उप सरपंच के तौर पर की थी। वो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के बेटे हैं। खेल प्रेमी अभय सिंह चौटाला ने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल भी खेला है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जैसे कई खेल संगठनों का नेतृत्व भी किया है। 2000 में अभय तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने रोड़ी से INLD यानी इनेलो की टिकट पर जीत हासिल की और वो भी रिकॉर्ड दर्ज वोटों के साथ। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मजबूत लहर होने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए 2 सीटें जीती। 2019 के राज्य चुनावों में वो बस अपनी पार्टी की अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते सिर्फ खुद की ही विधानसभा सीट बचा पाए और खुद विधानसभा पहुंचे। 20 साल बाद धर्मनगरी के इस महाभारत के लिए चुनावी दंगल में आए अभय के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2004 में कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल ने उन्हें करीब 1,60,000 मतों से हराया था और जिंदल तब सांसद बने थे। प्रदेश की राजनीति की पन्नों को अगर पलटे तो जीटी रोड पर इनेलो को अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है। वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी लहर, चौटाला परिवार में फूट और कांग्रेस की चुनौती के सामने अभय चौटाला अपनी पार्टी का नेतृत्व कैसे कर पाते हैं। कौन है पालाराम सैनी? कुरुक्षेत्र सीट पर अपनी ताल ठोक रही जननायक जनता पार्टी की ओर से पालाराम सैनी को मैदान में उतारा गया है। 2013 में भाजपा और फिर जजपा ज्वाइन करने वाले पालाराम सैनी का चुनावी इतिहास बाकियों के मुकाबले कुछ ज्यादा रोचक तो नहीं है, मगर हाँ, बाकी कैंडिडेट को जरूर वोट की चोट सैनी देने वाले हैं। चलिए जानते हैं उनका अब तक का चुनावी सफर। पालाराम सैनी एक साधारण से परिवार से आते हैं। सैनी मुख्य रूप से व्यापारी हैं और वो शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। कैथल में कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार किसी स्थानीय नेता को टिकट थमाया है। 2013 में सैनी ने भाजपा ज्वाइन की। इसके बाद 2021 में भाजपा को अलविदा कहे जुलाई 2022 में जजपा का दामन थामा। वो कैथल से ताई कमांडो एसोसिएशन के जिला चेयरमैन भी रह चुके हैं। सैनी का ये पहला लोकसभा चुनाव है और टिकट मिलने का आधार पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ नजदीकियां बताई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र सीट पर जाति के हिसाब से सबसे अधिक किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है सैनी समाज का। 1977 के बाद अब तक अगर कोई सबसे अधिक बार यहाँ से चुनकर गया है तो वो सैनी या जट सिख ही था। जजपा के पालाराम सैनी उतने वोट बटोर पाएंगे जितने 2019 के चुनाव में सीएम सैनी ने बटोरे थे, या किसी तरह भाजपा को कोई नुकसान सैनी पहुंचा पाएंगे या नहीं। सैनी समाज की वोट पालाराम सैनी को मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, ये तो रही प्रत्याशियों की बात, लेकिन इस बात पर भी गौर रहे कि भाजपा को साल 2014 में पहली बार कुरुक्षेत्र से ही जीत मिली थी। इनेलो और जजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि सभी सीटों पर चुनाव दोनों पार्टियां बेशक लड़ रही हैं, लेकिन ये चुनाव असल में विधानसभा के लिए उम्मीदवार तलाश करने के साथ साथ इस आकलन को मजबूत करने के लिए है कि दोनों पार्टियां किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगी। भाजपा की ओर से उतारे गए उम्मीदवार नवीन जिंदल हमेशा कुरुक्षेत्र से ही चुनाव जीते हैं, लेकिन अब की बार उनका चुनावी सिंबल हाथ नहीं बल्कि कमल है। हरियाणवियों को ये बखूबी पता है किसके सर पर ताज पहनाना है और किसे सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक देना है।
इस कांटे के मुकाबले में कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।